बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों के पास व्हीलचेयर पर एक बूढ़ी औरत उदास आवाज बैठी हुई थी। दुबला शरीर, मैली कुचैली साड़ी पहनी 70 वर्षीय बूढ़ी अम्मा कांता देवी बेटे बहू के आने का इंतजार कर रही थी। पहले उन्होंने पेटू उन्हें कार में बैठाकर ले आए। माँ बाप यहीं रुक, अब थोड़ी देर बाद यहाँ एक बड़ा भंडारा हो रहा है, हम आपके लिए प्रसाद लेकर आते हैं। बस इतना ही कहा था और बैठाकर चले गए। एक दिन निधा दौड़ाई, कब आएंगे यह सोचकर, लेकिन शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब लोग अपने अपने घर को जा चुके, परंतु कांता देवी व्हील चेयर पर बैठे हुए अपने बेटे का इंतजार करती रही। लगातार बेटा बहू की राह देखते देखते आंखें भी पथराने लगी और अब तो मन में किसी कोने में डर बैठने लगा और कलेजा मुंह को आने लगा और आंखों से आंसू बह निकले। थोड़ा समय और बेटा चिंता सताने लगी। वह जा भी नहीं सकती थी क्योंकि चल नहीं सकती। इंतजार करते करते रात हो गई, लेकिन अब उसके अपने हाथ धीरे धीरे व्हील चेयर चलाकर सीढ़ियों के पास जाकर बैठ गई और कांपती रही। दरअसल कांता देवी अपने पति मोहन लाल जी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां पर वह अपनी आजीविका चलाते थे। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई, बेटे की शादी के एक अच्छे घर में कर दी और दोनों बेटों की शादियां भी करवाई। मैंने अपने दोनों बेटों को अच्छा प्यार देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया, परंतु शादी के बाद दोनों ही बिल्कुल बदल गए और बहू भी ऐसी है जो अपनी सास और ससुर को पसंद नहीं करती। इन्हीं परेशानी के चलते मोहनलाल जी का धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन मोहनलाल जी अपनी तबीयत ज़्यादा ही खराब होने लगी। लगता है हमें अपने दोनों बेटों को बुलाना चाहिए, आपका अच्छे से इलाज करवा सकते हैं, कांता ने कहा। अब हम अपने बेटों को नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? आखिर वो हमारा खून है। यदि अब हमारी सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कांता, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही उन दोनों को यहाँ बुलाता हूँ। अगले दिन दोपहर के समय मोहनलाल जी अपने घर के आंगन की चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी उन्होंने दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गए और ऐसा उनका बड़ा बेटा राहुल बोला, क्या बाबूजी, ठीक ठाक तो बैठे हो? आप भले चंगे खा पी रहे हो, आपने तो हमें यूं ही डरा दिया। मोहनलाल उनका ऐसा रवैया देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और वे दोनों गुस्से भरी निगाह से देख रहे थे और जैसे उन्होंने यहाँ आकर कोई बड़ी गलती कर दी हो। कांता गाय को चारा डाल रही थी। उनकी बातें सुनकर कांता बोली, क्या तरीका है बात करने का? छोड़ो कांता, मोहन जी बोले। बेटा, कुछ समय में अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो बहुत तेज़ सिर दर्द था और अचानक खून की उल्टी हुई। तबीयत खराब थी, लेकिन डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद मुझे बताया कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है और यदि समय रहते मेरा इलाज नहीं, उन्होंने मुझे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। मैंने तो डॉक्टर को बोल दिया कि मेरे दोनों बेटों के आने के बाद ही ऑपरेशन करवा लूँगा। बेटा, उम्र के इस पड़ाव में हमें अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब दोनों इस गांव में रहो। मुझे लगता है बच्चे भी यहाँ रहेंगे तो हमारे दिन अच्छे से कट जाएंगे और दोनों बहुएं यहाँ रहेंगी तो माँ की मदद हो जाएगी। दोनों बेटे की सहमति नहीं थी। वो बोले, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप सारी ज़मीन जायदाद हम दोनों के नाम कर दें। राजू ने भी इस बात पर सहमति जताई, क्योंकि बोला, आपको चाहे यह बात अच्छी लगे या बुरी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि गांव में रहना हमारे लिए संभव नहीं। मेरी बैंक में नौकरी है, मुझे वहाँ भी जाना होता है और दोनों बेटों का प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तभी राजू बोला, मैंने तो अपनी बेटी का एडमिशन शहर के बड़े स्कूल में कराया है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। यहाँ पर भी तुम्हारे बैंक की ब्रांच है, तुम यहाँ पर काम कर सकते हो ना। बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ प्राइवेट स्कूल भी खुले हैं, इसलिए मेरी तमन्ना है कि मेरे पोते पोती मेरे समय साथ गुजारे, मोहनलाल जी बोले। मोहनलाल जी की यह बात सुनकर उनका मन बदल चुका था। गांव में कुछ नहीं रखा, आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी तो हमें पहले ही बता देते, अभी समय नहीं हुआ है, हम आपको इलाज करवाएंगे। कांता जी बोली, आप मेरी बात से नाराज़ मत होना। मैं यह चाहता हूँ कि आप दोनों हमारे साथ शहर चलें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि खेतों का बंटवारा कर दिया जाए, हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, आप लोग हमारे साथ आराम से रहिएगा। आपने दोनों बेटों की बंटवारे की बात सुनकर मोहनलाल जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कठोर आवाज़ में दोनों
बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं अपनी पुश्तैनी मकान को बेच दूंगा, बंटवारा तो नहीं दूंगा। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम लोग आपस में बात कर लो और मुझे अपना फैसला बता दो। दोनों आपस में बात करने लगे। कुछ देर बाद चारों ने आपस में लिया फैसला। अपने माँ पिताजी के पास जाकर बोले, हम सभी ने एक फ़ैसला लिया है। इसके बाद हम दोनों आप दोनों को शहर ले जाएंगे। माँ मेरे पास रहेगी, पिताजी का इलाज भैया कराएंगे। अपने बड़े बेटे के मुंह से यह बात सुनकर मोहनलाल जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने दोनों कान खोल कर, सुन लो, हम दोनों साथ ही रहेंगे। तुम यह सोच कैसे लिया कि मैं अपना पुश्तैनी मकान बेच दूंगा? जो भी तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन परिवार को बांटने की बात मत करो। मोहन जी की बोली कांता देवी की आंखों में आंसू छलक आए। यह मैं आज अपने बेटों के अंदर तक आहत कर चुकी थी। एक दिन देखने को बड़ा किया था क्या? तुम लोगों को आज अपनी माँ की बातें बोझ लगने लगी हैं। कितने बदल गए हो तुम लोग। कभी मोहन जी जोर से बोले, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे सामने मजबूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोई भी बात मान लेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम लोगों के बिना भी मेरा इलाज हो जाएगा। रोशनी को फ़ोन कर दिया है, वह किसी भी समय आती होगी। लेकिन पिताजी, रोशनी को क्यों बुलाया? इस बात समय या नहीं, उसका फ़ैसला हम तो खुद ही कर सकते हैं। रोशनी हमारे मामलों में ना ही पड़े तो अच्छा है। क्यों भैया, इस घर की बेटी हूँ। घर के अंदर आती रोशनी की आवाज़ आई तो सभी चौंक गए। इस फैसले की बात हो रही है, अचानक मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया पिताजी? रोशनी ने कहा। तो मोहनलाल जी बोले, बेटा अब तुम ही अपने भाइयों को समझा सकती हो। आखिरकार बात क्या है? यह हमें शहर ले जाकर अलग अलग रखना चाहते हैं और यहाँ की ज़मीन बेचकर। इसी बीच बड़ा बेटा बोला, हमारा यह मतलब नहीं था कि हम आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। हम तो केवल आपका इलाज करवाना चाहते हैं। मैं माँ को अपने पास नहीं रख सकता, मेरा मकान छोटा है, इसलिए माँ को राजू के पास रखने के लिए कहा। अगर आप पिताजी का इलाज करवाते हैं तो ज़मीन जायदाद की बेचने की क्या ज़रूरत है? रोशनी ने पूछा। तो उसके भाई रामू ने कहा, रजनी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं यह हम इलाज का खर्च उठा सकें, लेकिन ज़मीन जायदाद बेचकर पैसे आएंगे, उनसे पिताजी का इलाज कराएंगे। रजनी को अपने भाइयों पर बहुत गुस्सा आया। मैं समझ सकती हूँ, आपको अपने आप माता पिता के नहीं पैसों से प्यार है। आप दोनों केवल मजबूरी के कारण उन्हें शहर ले जाना चाहते हो। नौकरी कर रहे हो, क्या आपके पास पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं? रजनी ने दो टूक शब्दों में अपनी बात कही तो दोनों बहुएं बोली, कितना खर्च होता है तुम्हें क्या पता? अभी आप दोनों की महंगी महंगी साड़ियाँ, सोने के गहने देखकर सब पता चलता है कि कितना खर्च होता है। रोशनी बोली, अच्छा अब हम कपड़े भी अच्छे ना पहने? इतना बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता? रोशनी अपनी भाभी की बात सुनकर रोशनी बोली, आप लोगों के खर्चे से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैं केवल इतना कह रही हूँ कि अगर आप अच्छे कपड़े और गहने पहन सकते हैं तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो पिताजी के इलाज का खर्च क्यों नहीं उठा सकते? तभी रोशनी के भाई बोले, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब रोशनी कहती है, तुम्हारे पास नहीं है तो मैं पिताजी को ले जाऊंगी, लेकिन फिर परिवार और रिश्तेदार तुम्हें बोलेंगे, मुझे मत कहना। तभी दोनों भाई कहते हैं, हाँ तो ठीक है रोशनी, तुम पिताजी को ले जा सकती हो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अब रोशनी अपने पिताजी को बोली, पिताजी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका इलाज कराऊंगी। आप दोनों को हम अपने पास रखेंगे। मेरे सास ससुर नहीं हैं, आप वहीं रहना। अब मोहनलाल जी को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ? तब रोशनी बोली, कोई बात नहीं पिताजी, आप मेरे साथ चलिए। अब जल्दी चलिए, अब हमें जाना है। अब कांता देवी घर के और गायों के देखभाल के लिए गांव में ही रुक गई। मोहनलाल जी को बड़ी हिचक हो रही थी बेटी के साथ जाते हुए, पर कर भी क्या सकते थे। वह सोच रहे थे कि घर जाएंगे तो दामाद जी क्या बोलेंगे, लेकिन जैसे ही मोहनलाल जी घर पहुँचे, उनके दामाद ने उनके लिए बहुत अच्छा खाना बना के रखा और उन्हें कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं आपका बेटा ही हूँ और मैं आपकी सेवा अपने मम्मी पापा की ही तरह करूँगा। जब मोहनलाल जी ने दोनों बच्चों को अपने गले लगा लिया, अगले दिन रोशनी और मोहनलाल जी का दामाद दोनों उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उनके सारे टेस्ट किए और जांच की। डॉक्टर ने मोहनलाल जी को बाहर बैठने को कहा और रोशनी को अंदर बुलाया। उन्होंने रोशनी के पति को
कहा कि इन्हें ब्लड कैंसर है और इनका बचना अब मुश्किल है। यह सुनकर रोशनी के पैरों से नीचे से ज़मीन निकल गई। अब वह उदास चेहरे लिए अपने घर गए। अब मोहनलाल जी ने रोशनी से कहा, बेटा, मैं अपने बाकी के समय गांव में ही गुजारना चाहता हूँ। मैं अपने पुश्तैनी घर रहना चाहता हूँ। मेरे बचे कुछ दिन मैं वहीं रहकर गुजारूंगा। यह सुनकर रोशनी अपने पिताजी मोहनलाल की गोद में लेटकर रोने लगी। अगले दिन मोहनलाल जी की बेटी रोशनी और दामाद दोनों उन्हें गांव ले गए और खुद भी वहीं रहने लगे। अब दोनों ने मिलकर मोहनलाल जी की खूब सेवा की, लेकिन मोहनलाल जी को इतनी खतरनाक बीमारी थी कि समय रहते वो चल बसे। मोहनलाल जी के अंतिम संस्कार में उनके दोनों बेटे और बहू और पोता पोतियाँ आए और उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन दोनों बेटे और बहुओं की आंखों में जरा भी संकोच नहीं था कि उन्होंने क्या किया है। अब दोनों बेटों ने सलाह की और अपनी मां कांता को बहला फुसलाकर अपने साथ शहर ले आए। कांता देवी अब अपने छोटे बेटे के पास थी। कुछ समय तो छोटी बहू ने उनकी खूब सेवा की, लेकिन धीरे धीरे वह परेशान होने लगी। अब उनकी बहू प्रेग्नेंट थी तो वह अपने पति से बोली, सुनो जी, आप मम्मी को बोलो सारा दिन बैठी रहती हैं, कुछ काम करें, मैं इस हालत में काम नहीं कर सकती। तब उनकी कांता के बेटे ने बोला, माँ, तुम सारा दिन बैठी रहती हो, आप थोड़ा सा घर का काम कर लीजिए, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। कांता देवी को कुछ समझ नहीं आया और वह काम में लग गई, लेकिन धीरे धीरे बहू ने सारा काम छोड़ दिया और सारा काम उन्होंने कांता पर डाल दिया। एक दिन दोनों बेटों ने सलाह की और वो कांता देवी को बहला फुसलाकर कोर्ट ले गए और वहाँ उन्होंने कांता देवी से एक कागज़ पर साइन करा लिए। अब कांता देवी जब घर लौटी तो वह कपड़े सुखाने छत पर गई, लेकिन जब वह छत से उतर रही थी तो उनका पैर सीढ़ी से फिसल गया और वो सीढ़ी से नीचे गिर गई, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई और उनसे उठा नहीं गया। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, अब इन्हें उठने में बहुत दिक्कत होगी। अब छोटी बहू दिन रात काम करती और रोती। कुछ समय बाद वह परेशान होकर बोली, सुनो जी, मैंने माँ जी की बहुत सेवा कर ली, अब इन्हें आप भैया के पास छोड़ आइए। यह सुनकर उनका छोटा बेटा रामू कांता देवी को बड़े बेटे के पास छोड़ आया। वहाँ भी कुछ समय कांता की सेवा हुई, लेकिन वहाँ बड़ी बहू बोली, सुनो जी, मुझसे ये नहीं होता, तुम्हारा भाई तो माँ को यहाँ डाल गया, उनके कपड़ों से भी बदबू आती है, मैं सारा दिन उनकी सफाई नहीं कर सकती, तुम इन्हें कहीं छोड़ आओ। तब कांता देवी के बड़े बेटे ने बोला, लेकिन मैं माँ को कहाँ छोड़कर आ सकता हूँ, आखिर वो मेरी माँ है। सुनो जी, अगर आप माँ को रखते हो तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अब बीवी के आगे कांता देवी का बड़ा बेटा मजबूर हो गया और उन्होंने माँ को बाहर कहीं छोड़ने का सोचा। तब बहू बोली कि आप इन्हें क्यों नहीं बांके बिहारी मंदिर के पास छोड़ आते, वहाँ दिन रात भंडारा चलता है, माँ खाती रहेंगी और रहेंगी। अब दोनों बहुए बेटों ने कांता देवी को गाड़ी में बिठाया और उन्हें बांके बिहारी मंदिर ले गए। वहाँ उन्होंने उन्हें मंदिर घुमाया। घुमाने के बाद उन्होंने बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ी पर उन्हें बिठाकर कहा, माँ, हम पास ही भंडारा है, आपके लिए खाना लाते हैं, और वह उन्हें वहाँ छोड़कर चले गए। अब कांता देवी सारा दिन इंतज़ार करती, लेकिन बेटा बहू कहाँ आने वाले थे। वह किसी तरह सीढ़ियों के पास जाकर बैठ गई। तभी वहाँ पुजारी आया। उन्होंने देखा कि कांता देवी खूब ज़ोरों से काँप रही है। उन्होंने कांता देवी को देखा तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। उन्होंने पूछा कि आप माँ यहाँ कैसे बैठी हो। तब कांता देवी ने बताया कि मेरे बहू बेटा मुझे यहाँ लाए थे और मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, अब तक नहीं आए। पुजारी ने कांता देवी की हालत देखी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ डॉक्टर के पूछने पर कांता देवी ने उन्हें सारी बात बताई। अगले दिन डॉक्टर ने पुजारी से कहकर कांता देवी की फ़ोटो अखबार में डलवा दी। जब
रोशनी अपने घर अखबार उठाकर पढ़ने लगी तो उन्होंने देखा अपनी माँ की फ़ोटो। अखबार में पढ़कर वह चौंक गई और वह अपने पति को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। वहां जाकर उन्होंने माँ की हालत देखी, लेकिन डॉक्टर जैसे ही रोशनी को देखते हैं और डांटने लगते हैं, देखो तुमने अपनी माँ की क्या हालत कर रखी है, कोई ऐसा भी करता है क्या? तब रोशनी बोली, नहीं डॉक्टर साहब, यह हालत मैंने नहीं, इनके बेटों ने की है। वो इन्हें बहला फुसला कर यहाँ ले आए और सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम कर माँ को छोड़ दिया। अब रोशनी माँ को अपने साथ घर ले आई। उधर कांता देवी की छोटे बेटे की बहू, जो कि प्रेग्नेंट थी, वह डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि उसके पहले ही लड़की थी, वो दूसरी लड़की नहीं चाहती थी। वह अपने पति को बोलती है कि हम अपनी जांच कराएंगे और लड़की होगी तो मैं इसे नहीं करूंगी। वह जब हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ डॉक्टर से बोलती है तो डॉक्टर कहता है, क्यों, तुम्हें बेटी क्यों नहीं चाहिए? तब कांता देवी की बहू कहती है, मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटी बोझ होती है और पराया धन होती है, एक दिन चली जाती है, सेवा तो बेटे ही करते हैं। कांता देवी की बहू की बात सुनकर डॉक्टर को बड़ा गुस्सा आया और उसने दोनों को समझाया कि बेटियां ही सेवा करती हैं। मेरे पास कल ही एक केस आया था जिसे बूढ़ी माँ को उनके बेटों ने बांके बिहारी मंदिर के पास छोड़ दिया। अब कल उनकी बेटी आकर उन्हें लेकर गई है। मेरे हिसाब से तो बेटियां ही माँ बाप की सेवा करती हैं, बेटे नहीं। यह सुनकर कांता देवी के बेटे ने डॉक्टर से पूछा तो उसे पता चला कि वह औरत कोई और नहीं, उसकी माँ थी। वो वहाँ से चुपचाप चले आते हैं। वह घर आकर अपने बड़े भाई को फ़ोन करके पूछता है तो वह उसे बताता है कि मैं माँ को मंदिर छोड़ आया। यह सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और रोशनी के घर जाते हैं। रोशनी के घर पहुंचते ही दोनों को रोशनी बड़ी डांट लगाती है और कहती है, जब तुमसे माँ की सेवा नहीं होती थी तो तुम माँ को लेकर क्यों आए? इससे तो माँ को मेरे पास छोड़ देते। यह सुनकर और डॉक्टर की बात सुनकर उसके बेटों को शर्मिंदगी हुई और उन्होंने कांता देवी से माफ़ी मांगी। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद जैसे ही वो लोग घर आते हैं तो वहाँ से रोशनी का फ़ोन आता है। वह कहती है, भैया माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर दोनों बेटों को अपनी करनी पर पछतावा होता है और वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं और अपनी बहन से माफ़ी मांगकर वापस घर आ जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।